टू कैमरा। और मैं आपका अपना सुशील जैन जो आपको पढ़ाने आ रहा हूँ केमिस्ट्री, जिस तरह से कि आप केमिस्ट्री से प्यार करना सीख जाएं। ओके, तो लास्ट हमने किया था डाल्टन लॉ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू सोल्व या हाउ टू अंडरस्टैंड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे आज ही इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो पहले मेरे प्रीवियस वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहां आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। वहां से सीख के फिर आप इस वीडियो पे आएगा, तब जाकर आपको सारा टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा और चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ओके, चलिए तो अब हम बिल्कुल कुछ नया करेंगे। आज टॉपिक है बिल्कुल नया लॉ पढ़ेंगे हम, लेकिन उसको पढ़ने से पहले डाल्टन लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए जो आपको सोल्व करने हैं। मैं भी एक न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा आपको, जिससे मैंने कल करवाया था, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल मैं पहले आपको दे रहा हूं ताकि आप उनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो ये है आपके वो क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या नोट कर लीजिए नोटबुक में, नोट्स बना रहे हैं तो, और इनको सोल्व करके देखिएगा। भाई 11th के बच्चे मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं भेज रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्लीज मुझे आंसर भेजें, ताकि पता चले कि आपके आंसर्स ठीक है नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपने क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इनको सोल्व भी करोगे आप। तो अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल आपके लिए अलग से करते हैं, तो उसके लिए किसको करना पड़ेगा? साफ, और वो साफ हम करेंगे मैजिक से। तो स्टूडेंट्स, मैजिक से बोर्ड साफ भी हो गया और मैजिक से नया क्वेश्चन भी आ गया। तो ये क्वेश्चन है आपका डाल्टन लॉ से रिलेटेड। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा, रेड कलर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। वो आपसे कह रहे हैं कि एक गैसियस सब्सटेंस है ए, उसका अमाउंट है 2 ग्राम, और उसको हमने एक ऐसे फ्लास्क में डाला जिसमें कोई और गैस नहीं थी, इवैक्यूएटेड मतलब और कोई गैस ना हो, ठीक है, बिल्कुल खाली है। और उस टाइम टेंपरेचर कितना था आपका? 25 डिग्री सेल्सियस था। और प्रेशर जो मिला हमें उस गैस का इस वेसल में जाने के बाद वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मिला हमें। ओके, यहां तक नीचे समझ में आ गई कि हमारे पास एक गैस है। कौन सी गैस है? ए। गैस ए है। उस गैस ए का आपको W अमाउंट दे रखा है, कितना? 2 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? उसका टेंपरेचर दे रखा है, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या दे रखा है? उसका प्रेशर दे रखा है, कितना? हम PA मान लेते हैं। तो PA कितना हो गया हमारे पास? 1 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ अनदर गैस B, कोई दूसरी गैस ली हमने B, ठीक है, उसका वेट कितना है? 3 ग्राम। इज देन एडेड टू इट, इसी वेसल में दूसरी गैस ऐड कर दी उसी टेंपरेचर पे। ये टेंपरेचर इसके लिए कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रेशर, जिस टाइम जितना प्रेशर इसका था फ्लास्क का, उस टाइम इसका प्रेशर भी इतना ही था, इसी प्रेशर में डाल दिया हमने। तो जो टोटल प्रेशर हमें मिला दोनों गैस मिक्स करने के बाद, क्या कह रहा है? द फाइनल प्रेशर इज सेट फाउंड टू बी 1.5 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर तो ए और बी दोनों की वजह से है। ए का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। टोटल कितना है? 1.5। इसका मतलब बी की वजह से कितना लगा? 0.5 एटमॉस्फेयर लगा, ठीक है। क्या कर रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलिकुलर मास। ये mm मींस है यहां पर मोलिकुलर मास। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ A एंड B अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब करना कैसे है? अब बात तो वहां थी, का क्वेश्चन करें कैसे। तो चलिए लेट कर लेते हैं भाई कि Ma क्या है? Ma आपका मोलिकुलर मास है A गैस का, और Mb क्या है? मोलिकुलर मास है B गैस का। मोलिकुलर मास ऑफ A एंड B, ये समझ में आया ना कैसे? 0.5। टोटल में से हमने 1 को माइनस किया है। ओके, अच्छा जी। अब देखिए आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है, तो आइडियल गैस क्या कहती है? आइडियल गैस कहती है कि प्रेशर ऑफ एनी गैस A इनटू में वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू में R इनटू में T, ठीक है, यही होगा। अच्छा जी, अब प्रेशर ऑफ A हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हमें नहीं दी गई, इसमें दिया कहीं पे? बिल्कुल नहीं दी है। लेकिन वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम आपके इसी फ्लास्क में दोनों गैस आ गया ना, मतलब दोनों गैस के लिए वॉल्यूम क्या है? सेम है, तो उसको हम V रख लेते हैं। ये V नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो ये रहा W डिवाइड बाय W जब हम कर ले 2 ग्राम, तो 2 आ गया। और मोलर मास में निकालना है तो Ma हो गया।
इनटू में आर की कोई जरूरत नहीं है पुट करने की। टी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। वो आपकी मर्जी है, डिग्री सेल्सियस में लीजिए या केल्विन लीजिए, क्योंकि सेम ही वैल्यू है, आपस में कट जाएंगी। तो अगर इसको केल्विन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। ये आ गया। यहां से इसी तरह अगर हम बी के लिए सोल्व करते हैं तो बी के लिए क्या बनेगा, बी के लिए बनेगा प्रेशर ऑफ बी कितना है 0.5, वॉल्यूम तो सेम है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 3 ग्राम, मोल मास कितना है बी, इनटू में आर कितना है सेम ही रखेंगे, टी कितना है 298 केल्विन। क्या पूछ रखा है, रेशियो पूछ रखी है, रेशियो मतलब डिवाइड करेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट को सेकंड क्या करते हैं डिवाइड, मैं यहां कर रहा हूं डिवाइड। तो पी ए सॉरी 1 इंटू कितना होगा v ही हो गया, तो v डिवाइड बाय यहां से मल्टीप्लाई करें कितना 0.5 v इक्वल टू यहां कितना है 2r इंटू में 298 डिवाइड बाय ma, इसे नीचे करेंगे तो 3r इंटू में 298 डिवाइड बाय mb, ये होगा। अब यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या करेंगे, अब इसको भी लास्ट में बिल्कुल यहां लिखा होगा आंसर को, बोर्ड की जगह बची नहीं हमारे पास। तो यहां से क्या बचा हमारे पास बचा 1 बाय 0.5 इक्वल टू 2 बाय ma, 2 बाय ma, तो mb को ऊपर लेते हैं और 3 इंटू में ma को नीचे लेते हैं। ठीक है, अब तो कर लोगे, आई थिंक तो कर लोगे, बस वो भी करना है हमें। तो यहां से 3y में 1 इक्वल टू mb बाय में ma, तो ma और mb की रेशो क्या आ रही 1:3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 1:3। इसको उल्टा कर दिया मैंने, ma और mb, देखिए mb और mb 3:1 है, तो ma और mb की रेशो क्या होगी 1:3 ही तो होगी, तो ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था। चलिए अब बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा जो मैं आपको दिए हैं, और अब इसको साफ करके हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब नया ला पढ़ते हैं आज का। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमने मैटर कर लिया। अब टॉपिक पे आते हैं आज के, और आज का टॉपिक हमारा है जो लास्ट क्लास हमारा ए बी सी डी जी पे रह गया था, तो जी रहता है हमारा, तो आज मैं जी को पढ़ाता हूं। वो है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, एक खास बात भाई, सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ये लॉ नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से बहुत से मैटर आपको देखने को मिलेंगे। सीबीएसई वाले बच्चे भी करें, क्योंकि जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्मल सी बात है, वो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, पढ़ना तो उनको पड़ेगा, तो इसलिए भी कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो अच्छी बात है। ठीक है, कोशिश तो करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको टर्म समझनी पड़ेगी डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन समझ में आ गया तो आपको लॉ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। तो देखिए, घर में जब आपकी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो आपको रूम में बैठे बैठे ही खुशबू आ जाती है, आती है ना खाने की, और आप पूछ लेते हो कि मम्मी आज खाने में क्या बनाया है। अगर आपकी फेवरेट सब्जी बनी होगी तो खुशबू और ज्यादा आएगी। ठीक है, सुबह हम मंदिर में जब अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी खुशबू भी सारे घर में बहुत अच्छे से फैल जाती है ना। या आपका कोई फ्रेंड कोई नया परफ्यूम क्लास में लगा के आ जाए तो सारी क्लास उस परफ्यूम से महक उठती है, होता है ना। तो ये जो सारी प्रोसेस है, अगर आप इन सभी चीजों में कॉमन चीज देखो, कॉमन चीज है कि सभी में गैस इन्वॉल्व है। खाने के टाइम में वेपर्स आ रहे हैं, अगरबत्ती के टाइम में धुआं आ रहा है उसका, और परफ्यूम के टाइम पे भी उसके वेपर्स उड़ रहे हैं परफ्यूम के। तो सभी केसेस में गैस है। तो वो गैस क्या हो रही है, वो गैस कमरे में फैल रही है, या जिस जगह पे वो है उस जगह में फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। ठीक है, वो जो गैस का स्प्रेड होना है अपने आप, हम तो नहीं करवा रहे ना, अपने आप हो रहा है। वो तो अगरबत्ती का धुआं अपने आप फैल रहा है, परफ्यूम की खुशबू अपने आप आ रही है। तो वो जो अपने आप गैस का फैलना है, उस अपने आप गैस के फैलने को बोलते हैं डिफ्यूजन।
समझ में आ गया। या हो सकता है कि दो गैसेस जो आपस में मिक्स हो रही हो, तो दो गैसेस के अपने आप मिक्स होने को भी हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं। दो गैसेस के मिक्स होने को भी हम आपस में क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक गैस है पहले से, जैसे हमने अभी डालकर देखा था, उसमें एक गैस पहले से है, वो गैस पूरे उसमें फैली हुई है। अगर मैं उसमें दूसरी गैस डालता हूं, तो वो गैस धीरे धीरे पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, ऐसा होगा ना, वो गैस धीरे धीरे पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, दो गैस आपस में मिक्स हो रही हैं, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हो गया बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है समझ में आ गया? गैसेस का अपने आप मिक्स हो जाना, गैसेस का अपने आप मिक्स होना। हाँ, कहीं से गैस अगर लीक हो रही है ना, जिस जगह से लीक हो रही है, उसको हम डिफ्यूजन नहीं बोलते, उसको हम इफ्यूजन बोलते हैं। अंडर प्रेशर अगर गैस किसी होल से निकल रही है बाहर, तो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको इफ्यूजन बोल रहे हैं। डिफ्यूजन में प्रेशर नहीं लगा है, डिफ्यूजन में अपने आप स्प्रेड हो रही है बस। लेकिन इफ्यूजन में क्या होता है, इफ्यूजन में प्रेशर की वजह से गैस कहीं ना कहीं से लीक होती है। जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां से गैस प्रेशर की वजह से एक होल के थ्रू बाहर निकलती है। सिलेंडर से गैस लीक हो रही है घर में, मतलब सिलेंडर की जो पाइप होती है गैस की, वो टूट जाएगी, लीक हल्की उसमें छेद हो जाएगी, तो वहां से गैस क्या होगी, लीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां जो गैस लीक हो रही है उसको इफ्यूजन बोलते हैं। ये लॉ आपका दोनों पे अप्लाई हो सकता है, डिफ्यूजन पे भी और इफ्यूजन पे भी। आई थिंक आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया वो क्या होता है। तो डिफ्यूजन क्या होगा आपका, स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए गिवन स्पेस। जो स्पेस है आपका, उस स्पेस में गैस का अपने आप तो इन स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन स्पेस, या हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, टू और मोर गैसेस, दो गैसेस को जरूरी नहीं है, स्पॉन्टेनियसली, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो आई होप कि आपको डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया होगा पहले तो, कि डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये लॉ हमें क्या कहता है। ये लॉ हमें ये कहता है, देखिए भाई बाहर बारिश आ रही है, पढ़ाते हुए मजा आ रहा है, अभी बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। तो आई थिंक आपके आसपास भी बारिश आ रही होगी, तो एंजॉय कीजिए और पढ़िए अच्छे से केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा जी। तो ग्राम हमें क्या पता है, अगर आप देखिए ध्यान से, जो अगरबत्ती का धुआं है, अगर आपने कोई देखा हो, बहुत धीरे 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 फैलता है ना। लेकिन जो गैस सिलेंडर से गैस फैलती है घरों में, वो तो एकदम से फैल जाती है सारी जगह। क्या सभी गैसेस सेम स्पीड से डिफ्यूज हो रही हैं? बात सोचने की ये है, क्या सभी गैसेस सेम स्पीड से डिफ्यूज हो रही हैं? आंसर है नहीं। सभी गैसेस के डिफ्यूज होने की स्पीड जो है वो अलग अलग है। ये बात समझ में आ रही है? सभी गैसेस की डिफ्यूज होने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो ग्राहम लॉ हमें क्या करता है बेटा, ग्राहम लॉ हमें वही चीज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि भाई कोई गैस कितनी स्पीड से डिफ्यूज होगी। ग्राहम लॉ समझ में आ गया? तो ग्राहम लॉ में क्या बता रहा है, कोई गैस कितनी स्पीड से डिफ्यूज हो सकती है, वो हमें यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट। स्पीड को क्या बोल रहे हैं यहां पे, रेट बोल रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हमें क्या निकालना है इस लॉ की हेल्प से, हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। ठीक है, अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या, अगर हम बात करें तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि गैस स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं भाई डिस्टेंस कितनी कवर की है गैस ने, डिस्टेंस कवर बाय गैस, ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, और कितने टाइम में करिए, टाइम टेकन। अगर थोड़े टाइम में ज्यादा स्पीड कवर कर लेगी तो मतलब उसका रेट ज्यादा है, और अगर थोड़े टाइम में थोड़ी ही कवर कर रही है तो स्पीड कम है। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे पता करें भाई, गैस तो सीधी तो जाएगी नहीं, गैस तो फैलेगी ना, तो फैलने में डिस्टेंस की बजाय हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम कितनी कवर की है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करें, वॉल्यूम यूज करें। वॉल्यूम गैस ने कितनी कवर की है, बात वही कितने टाइम में, टाइम टेकन। समझ में आ गई बात? तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है हमारा, आर।
ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल। ये तो हमने देखी, ये तो हमने डेफिनेशन दी भाई स्पीड का मतलब क्या है, गैस की डिफ्यूजन किस स्पीड से हो रहा है उसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई, गैस ने कितनी वॉल्यूम कवर की है कितने टाइम में, वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया। मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि अलग अलग गैस की डिफ्यूज होने की स्पीड अलग अलग है, अलग अलग गैस की वॉल्यूम कवर करने की स्पीड गिवन टाइम उतने ही टाइम में अलग अलग है। मान लीजिए दो गैस है, दोनों को मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट में तुम दोनों को अपना अपना स्पेस कवर करना है। एक गैस तो 5 ml कवर कर पाती है, दूसरी गैस 50 ml कवर कर लेती है, मतलब दोनों का रेट क्या है, अलग आ रहा है। तो ग्राहम लॉ ने हमें यही बताया कि भाई वो रेट जो है, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का नेचर है, वो किस बात पर डिपेंड करता है, वही मुझे आपको समझाना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए इसको साफ करते हैं और फिर आगे समझते हैं। ये हो गया साफ, ठीक है। अच्छा जी, आप बोर नहीं होगा ना कि सर साफ करते रहे और देखते रहे, तो मैं साफ कर देता हूँ पहले अपने आप, जादू से कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो अब वो कैसे करते हैं, देखिए कोई गैस जितनी भारी होगी, भारी, उसको भागने में उतना ही टाइम लगेगा। कोई मोटा आदमी है वो धीरे धीरे भाग सकता है ना, लेकिन अगर कोई पतला आदमी है तो भाग फटे से भाग जाएगा। जैसे मैं बहुत पतला हूँ है ना, बारीक सा पतला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पतला हूँ, तो मैं तो ऐसे उड़ के भाग जाऊंगा है ना, और कोई बिल्कुल ऐसे आ जाए तगड़ा मोटा ऐसे बिल्कुल, तो उसको भागने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही बात यहाँ है, देखिए गैस धीरे धीरे फैल रही है, मतलब गैस भारी है। गैस भारी होने का मतलब क्या है कि उसका मास ज्यादा है, तो जिस गैस का मास ज्यादा है उसके फैलने की स्पीड कम है, यानी रेट उसका कम है। क्लियर होगी बात ये वाली? इसका मतलब ग्राहम ने आपसे ये कहा कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के स्क्वायर रूट के मोलर मास के। बात समझ में आ गई? ये है ग्राहम लॉ भाई, गैस का मोलर मास जितना ज्यादा होगा उस गैस का मास उतना ही ज्यादा होगा। अब गैस है कोई, एक गैस का मोलर मास तो 50 है, एक गैस का मोलर मास 70 है, तो 70 वाली भारी हुई ना, भारी हुई तो मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां से हमारी फर्स्ट डेफिनेशन बनती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। आर क्या है, आर हम क्या डिनोट कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन दोनों, और m क्या डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे, मोलर मास किसका, गैस का। ठीक है, समझ में आ गया? ओके जी। अब मान लीजिए दो गैस है और एक गैस का आपको स्पीड पता है, रेट पता है, रेट ऑफ फ्यूजन क्या है, उसका मोलर मास भी पता है। दूसरे गैस का आपको मोलर मास पता है, रेट निकालना है, या रेट पता है, मोलर मास निकालना है। तो इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे? देखो मान लीजिए दो गैस है R1 और R2, तो ये ऐसे हो गया, तो यहां से क्या होगा, R1 किसके इक्वल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1, तो R2 किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। तो जब नीचे लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे जाएगा M2। तो रूल क्या बना कि R1, ये लिखते हैं कि R1 इक्वल टू R2 क्या हो गया, M2 बाय में M1। तो न्यूमेरिकल्स में बेटा आपको इस तरीके से यूज करना है, आपको एक गैस का दे रखा होगा, दूसरी गैस का आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे आया समझ में आ गया, R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1, R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। तीन चीजें आपको दे रखी होगी, चौथी चीज आपको निकालनी होगी। क्लियर? चलिए जी, अब आपको ध्यान में हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि जो ग्राम मोलर मास होता है किसी भी गैस का, ये अवोगाड्रो लॉ की एप्लीकेशन है भाई, कि किसी भी गैस का जो ग्राम मोलर मास होता है, मतलब मोलर मास को हम ग्राम में लिखते हैं किसी भी गैस के लिए, वो आपका इक्वल किसके होता है, 2 इंटू में उस गैस की वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। 2 इंटू में वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिखता हूं कि भाई R1 बाय में R2 इक्वल टू M2 की जगह 2 इंटू में वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। ठीक है, नीचे 2 इंटू में वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, यही होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें क्या मिला कि भाई R1 बाय में R2 जो होता है वो गैसेस की वेपर डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गैसेस की वेपर डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन।
ठीक है, फर्स्ट क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, सेकंड क्या है हमारे पास, ये वाली आ गई। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब सुनिए वेपर डेंसिटी क्या होता है। देखिए वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है भाई किसी भी गैस का मास, किसी भी गैस का मास जब उस गैस की वॉल्यूम 11200 ml होगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उसकी वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है भाई किसी भी गैस का मास जब 1 ml होगी वॉल्यूम, पर ml के हिसाब से निकालते हैं ना भाई, पर ml कितनी हो सकती है, ठीक है, पर ml के हिसाब से कह रहा है कि जो रेशो वेपर डेंसिटी की होगी, जो वैल्यू, जो रेशो आपकी दो गैसेस की वेपर डेंसिटी की आएगी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11200 से 11200 तो कैंसिल दोनों में, मान लो ये वेपर डेंसिटी 1 होती, ऐसे में वेपर डेंसिटी 2 लिखता, तो वहां पे क्या आता, उस गैस का मास, उसका मोलर मास ले सकते हैं हम, और नीचे लिखते उसका 11200 लिखते उसके लिए भी, लेकिन वो तो क्या होता है कैंसिल। इसी तरह अगर मैं डेंसिटी 1 d/du करता तो वही मास तो मैं सेम ले रहा हूं, सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, यहां वॉल्यूम कितनी ले रहा हूं 11200, यहां कितनी ले रहा हूं पर ml। तो कह रहा है कि जो रेशो वेपर डेंसिटी की आएगी वही रेशो तो d1 d2 की भी आएगी। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं मैं कि भाई रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो आपका गैस की डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे आया समझ में आ गया। वेपर डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ एनी गैस, और वॉल्यूम कितनी लेनी है 11200। डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ एनी गैस और पर ml, तो मास तो हम सेम रखते हैं, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए 11200 से डिवाइड करते हैं, डेंसिटी निकालने के लिए इसको जो वॉल्यूम है पर ml के हिसाब से करते हैं। तो अगर हम रेशो निकाल रहे हैं दो गैसेस की वेपर डेंसिटी की, तो जो रेशो वेपर डेंसिटी की आएगी वही रेशो डेंसिटी की भी आएगी, क्योंकि मास तो क्या है सेम है, वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहां कर रहे हैं, समझ में आ गई बात, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई अच्छे से, लास्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब एक दो बातें और है बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको साफ करते हैं। ठीक है, देखिए एक तो फॉर्मूला आप कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी दो गैसेस आप ले रहे हो, उन गैसेस का प्रेशर अलग अलग है। अभी तक हम प्रेशर क्या मान के चल रहे थे, अभी तक हम प्रेशर सेम मान के चल रहे थे गैसेस का। अगर दो गैसेस की वैल्यू निकालनी है, टेम्परेचर भी सेम मान के चल रहे थे, ठीक है, वॉल्यूम भी हम सेम मान के चल रहे थे। तो वॉल्यूम सेम मान रहे थे, टेम्परेचर सेम मान रहे थे, प्रेशर भी सेम मान रहे थे। अब कह रहा है कि दो गैसेस हैं, उनका टेम्परेचर सेम है लेकिन टेम्परेचर सेम है लेकिन उनका प्रेशर अलग अलग है। तो मान लीजिए एक का प्रेशर वो कहता है कि P1 है और एक का प्रेशर वो बोलता है P2 है। तो कह रहा है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ना, वो गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर गैस का ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा, प्रेशर गैस का कम तो डिफ्यूजन कम। नॉर्मल सी बात है ना, गैस का प्रेशर ज्यादा जल्दी फैलेगी। ठीक है, तो वहां से फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, वहां से हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि जो R1/R2 आएगा वो हमारा आएगा प्रेशर ऑफ P1 और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ P2। ये तो हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, मोलर मास के। तो यहां क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस 2, मोलर मास ऑफ गैस 1। ठीक है, दोनों कंबाइन कर दिया हमने। कब है ये, एट डिफरेंट प्रेशर। या अगर डेंसिटी की टर्म में लिखें तो R1/R2 P1/P2 रेशो किसकी, डेंसिटी की, तो D2 में D1। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, कंडीशन क्या ले रहे हैं, एट सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम भी सेम है भाई, एक ही कंटेनर के अंदर डिफ्यूज कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, वॉल्यूम सेम है। अच्छा जी, अब अगर टेम्परेचर डिफरेंट होता, प्रेशर सेम होता, तो क्या कह रहा है कि भाई R1 और R2 जो है अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, लेकिन स्क्वायर रूट में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा। तो R1 जो होता है वो अभी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, लेकिन भाई स्क्वायर रूट में होता है आपकी बात। ठीक है, इसी तरह डेंसिटी की टर्म में लिखें तो ये आपका एक इक्वेशन हो रहा है, कब, एट सेम प्रेशर। ठीक है, इनको नोट कीजिए भाई। उसके बाद देखिए एक चीज और बनती है, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी गैस का, वो वॉल्यूम कितनी ली है उसने और टाइम कितना लिया है, यही होता है। अच्छा, अब देखिए
मैं कहता हूं दो गैसेज है R1 और R2, दोनों गैसेज की वॉल्यूम तो अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, लेकिन टाइम उतना ही लिया है। नॉर्मल सी बात है, टाइम उतना ही लेगा। मैं कह रहा हूं टाइम तो सेम लिया है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग कवर करी है। इसका मतलब इसके हम रेशो निकालते हैं, तो रेशो क्या आएगी, R1/R2 इक्वल टू V1 बाय V2। दो गैसेज की रेट ऑफ इफ्यूजन की जो रेशो है वो उनकी वॉल्यूम के रेशो के बराबर ही आएगी, लेकिन तब जब टाइम दोनों सेम लेंगे। और ये इसकी किसकी ग्रोथ है हमारा, अभी बताया था मैंने, M2/M1 के, या किसकी ग्रोथ है हमारा D2/D1 के। देखो सारे मेरे हो जाएंगे आपके इससे, ये पूछ रखा हो, ये पूछ रखा हो, ये पूछ रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, सब आपस में रिलेट करके हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब इससे उल्टा भी कर सकते थे क्या, कि भाई वॉल्यूम तो सेम कवर करी दोनों गैसेज ने, लेकिन टाइम अलग अलग लिया, है ना, ये तो हो सकता है। R1 क्या कहते हैं, V वॉल्यूम तो मिली लेकिन टाइम कितना लिया, T1। इसी तरह R2 ने क्या किया, वॉल्यूम तो V ही ली लेकिन टाइम कितना लिया, T2। इसको कर दो डिवाइड, तो V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाय में R2 कितना आएगा, T2 बाय में T1, ठीक है। और ये इसके होता है ये, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत इजी लगे होंगे, कोई खास मुश्किल लगा नहीं होगा आपको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और संडे को आ रहा हूं मैं लाइव सेशन में। ऐसा नहीं है बेटा 12th के बच्चे ही डाउट ले सकते हैं, 11th के बच्चे भी चाहें तो उस सेशन में जुड़ सकते हैं और वो भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैंने कोई पर्टिकुलर नहीं रखा है कि मैं सिर्फ 12th के बच्चों का ही डाउट्स लूंगा, मैं 11th के बच्चों के भी डाउट्स वहां ले सकता हूं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आए चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बिल्कुल वेलकम है आपका। तो आप भी आइए और क्वेश्चन डालिएगा अपने, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं इस चैप्टर से हो या पिछले चैप्टर से हो वो भी क्लियर कर सकूं, और जो 12th के बच्चे हैं उनके डाउट्स भी क्लियर कर सकूं। जितना आप आएंगे, जितना डाउट्स लेंगे, उतना लंबा टाइम तक मैं रह पाऊंगा, जितना आप कम आएंगे उतना मैं कम टाइम तक आपको मिलूंगा। ओके, तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कल दूंगा मैं आपको आते ही। फिलहाल आप इसको अच्छे से समझिएगा, इसके सारे फॉर्मूले दिमाग में बिठाइएगा, समझ के, रट्टा मत मारिएगा, समझ के कंसेप्ट से, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट से समझाया हर चीज, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और लाइव सेशन से जुड़िएगा भाई संडे 11 बजे सुबह। ओके, नहा धो के आइएगा, बिना नहाए मत आइएगा। चलिए, तो ऑल द बेस्ट।